नमस्कार साथियों। आज प्रस्तुत है समर हिल किताब की एक छोटी सी सार व्याख्या जो पढ़ के जो समझ में आया मैं आपके साथ उसको साझा करने की कोशिश करूँगा। एस नील की लिखी एक किताब है और शिक्षा जगत में काम करने वाले सभी साथी इस किताब से बेहतर तरीके से परिचित हैं और परिचित होना भी चाहिए। समर हिल एस नील की लिखी हुई किताब है जिसका अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने और ये एकलव्य प्रकाशन की किताब है। समर हिल एक आधुनिक स्कूल की कहानी है या कहें कि प्रगतिशील शिक्षा का एक विचार है। समर हिल स्कूल की स्थापना 1921 में हुई जो इंग्लैंड के लाइंस्टन गांव में लंदन से करीब 100 मील की दूरी पर स्थित है। एस नील जिन्होंने अपने जीवन के कई साल सामान्य रूप से शिक्षण कार्य में लगाए, उन्होंने अपनी पहली पत्नी के साथ समर हिल स्कूल की नींव रखी। उक्त किताब एस नील के 40 साल के अनुभव पर आधारित है। अब उनकी बेटी जोई इस स्कूल का संचालन कर रही है। समर हिल एक साधारण सा लगने वाला असाधारण स्कूल है जो बच्चों को स्वतंत्रता और स्वतंत्र सीख के मायने समझने में मदद करता है। यह आधुनिक युग का एक प्रभावशाली स्कूल है, ऐसा इस किताब को पढ़ने से लगता है। और जैसे जैसे आप किताब के पन्ने उलटते चले जाते हैं वैसे वैसे आप इस किताब में डूबते चले जाते हैं। समर हिल जैसे आपके आंखों के सामने साक्षात रूप से आ जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की बात कहें या फिर एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक विद्यालय कैसे संचालित होता है उसको अगर देखना है तो इस बात के लिए समर हिल बहुत ही जायज़ दस्तावेज है, बहुत ही रोचक एक ये दस्तावेज है। समर हिल के जरिए एस नील ने बच्चों के साथ निर्देशात्मक और सुझाव वाली शिक्षा की वकालत नहीं की है, लेकिन विचार से जो बच्चा जैसा है वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहे, यह महत्वपूर्ण है। यह निर्भर करता है कि हम कैसा समाज चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार के समाज की कल्पना हम देखते हैं, हम सोचते हैं, इस बात को समर हिल में विस्तार से बताया गया है। निर्देश मानने वाले बुद्धिजीवियों का जमावड़ा हमें चाहिए या आत्मविश्वास से लबरेज जिंदगी को आनंद व सम्मान से जीने वाले नागरिक हमें चाहिए। कैसी शिक्षा हम चाहते हैं? तो दो तरह की वो डिवीजन देख रहे हैं, दो तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि निर्देश मानने वाले चुपचाप एक बताए मार्ग पर चलने वाले फॉलोअर हमें चाहिए, या फिर आत्मविश्लेषण करने वाले आत्मविश्वास से भरपूर और जिंदगी को सम्मान से जीने वाले नागरिक हमें चाहिए। हमें किस प्रकार का समाज चाहिए, हमें कैसे नागरिक चाहिए, ये बात हमारी शिक्षा तय करती है। समर हिल स्कूल में 5 से 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों की संख्या कभी भी 70 से अधिक नहीं हुई, 70 से अधिक कभी भी उसमें बच्चे उन्होंने रखे ही नहीं ज़्यादा। और 70 बच्चों के लिए 12 लोगों का स्टाफ रहता है उस विद्यालय में, और यह एक स्वतंत्र विचार है। यहाँ बच्चों को आज़ादी है, रोका टोकी नहीं है, रोक टोक नहीं है, टोका टोकी से कोसों दूर हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए बने नियमों से कोई समझौता यहाँ नहीं होता है, तो सेफ्टी, सुरक्षा का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। इस स्कूल में हर बच्चे का मत या उसका विचार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एस नील या किसी भी शिक्षक का। यानी अभिव्यक्त होने की आज़ादी है। स्कूल में निर्देशात्मक पद्धति नहीं है। एक टाइम टेबल जरूर है जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य हो, ऐसा भी नहीं है। बच्चे चाहें तो कक्षा में आएँ, मन हो तो कुछ कहें, और मन न हो तो वो फिर अपने तरीके से अपनी दिनचर्या को जिएं। यानी पूर्ण रूप से ऐच्छिक वातावरण यहाँ सीखने की प्रवृत्ति को तीव्र ही करता है, उसे धीमा नहीं होने देता। समर हिल का सफर बहुत ही चुनौतियों से भरा होगा, आगे के पन्ने उलटने से ऐसा लग रहा है। ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर समर हिल के बहुत से आकलन भी कराए। कयास लगाने वाले कहते रहे कि यह तो पागलों का स्कूल है, यह तो सरफिरों का स्कूल है। लेकिन विगत 81 वर्षों से समर हिल संचालित हो रहा है, कुछ तो बात होगी, वरना इतने लंबे समय तक कोई एक विद्यालय तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद भी सफलता से संचालित हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ मूल्य तो होंगे, कुछ लोकतंत्र तो होगा।
जिसे हम शिक्षा का लोकतंत्र भी कह सकते हैं। वर्तमान में यहाँ इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ताइवान, कोरिया, ब्राज़ील, स्पेन, इंडोनेशिया, फ्रांस आदि देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं। समरहिल सामाजिक समस्याओं के समाधान पर काम नहीं कर रहा है, यह विशुद्ध रूप से शिक्षा के उद्देश्यों पर एक रोचक अनुसंधान अवश्य कर रहा है। शिक्षा और समाज के सही स्वरूप को तलाशने में जुटे लोगों के लिए समरहिल एक उम्मीद के रूप में कायम है। समरहिल स्कूल या फिर समरहिल स्कूल के जो अन्य उसी के कैटेगरी में जो अन्य तरह के विचार आते हैं स्वतंत्र और लोकतांत्रिक शिक्षा से जुड़े हुए, जब इनकी स्थापना हो रही है तो उसी दौर में सोवियत रूस में नए परिवर्तन भी हो रहे हैं। भारत में टैगोर, गांधी, कृष्णमूर्ति, गिजुभाई के प्रयोग और शिक्षा से संबंधित विचार भी चर्चा में हैं। इन सभी में कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ अंतर भी वैचारिक तौर पर मौजूद हैं, यानी ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। समरहिल स्कूल में स्वतंत्रता को सही मायने में समझने और जीने की संस्कृति है। मतलब अगर हम देखें, एक तो स्वतंत्रता होती है और एक लोकतांत्रिक प्रणाली है उस विद्यालय की, और दूसरी तरफ हम देखें तो अगर स्वतंत्रता का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग उसको अराजकता भी कहते हैं, अनुशासनहीनता भी कहते हैं। तो जिस तरह का उनका एक विचार है, जिस तरह का उनका एक पद्धति है स्कूल को चलाने की, वो अराजकता नहीं है, उसमें बिल्कुल भी समाहित नहीं, उसमें बिल्कुल विशुद्ध रूप से स्वतंत्रता है, विशुद्ध रूप से लोकतंत्र है। यानी तब के उन संदर्भों में बच्चे आम सभा में स्कूल का लोकतंत्र करते हैं, बनाए गए नियमों को जीते हैं, अपने लिए नियम स्वयं बनाते हैं। इच्छा न हो तो नियमों को आम सहमति से बदला भी जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, एस नील ने समरहिल के बच्चों की दैनिक चर्या का गहन अवलोकन करने के बाद ऐसा लिखा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ कोई हेडमास्टर या मास्टर या फिर कोई एक विशेष शिक्षक नहीं है। बच्चे और शिक्षक सभी समानता में रहते हैं। विचार रखने का सभी का एक अधिकार है, एक आधार है। स्वतंत्र सीख तो है ही, साथ में महसूस करने पर अधिक जोर दिया गया है। भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से महसूस करने पर वो बहुत फोकस कर रहे हैं। आज के दौर में बौद्धिकता और भावनात्मकता के बीच शिक्षा ने गहरी खाई बना दी है, ऐसा वे लिखते हैं आगे। और ये बड़ा दोष है हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में, इस ओर भी वे इशारा करते हैं। भय रहित वातावरण और बच्चों की अदालत। भय रहित वातावरण क्या होता है और बच्चे अपनी आपसी सहमति से अपने शिक्षक के साथ कैसे एक नया वातावरण गढ़ने की तरफ जाते हैं, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। एक तरफ भय रहित वातावरण है तो दूसरी ओर बच्चों की अदालत भी है। एक सिस्टम है उस विद्यालय का, स्कूल का पूरा संविधान है। लेकिन सजा और पुरस्कार दोनों स्वरूप बड़े मज़ेदार हैं। गलतियां करने पर मनाही नहीं है, लेकिन स्कूल के संसाधनों को लगातार क्षतिग्रस्त करने वाले बच्चों को आम सभा में पुरस्कृत किया जाता है। जैसे ही गलती करने वाले को समझ में आता है कि यह तो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, अपनी संपत्ति को ही नुकसान पहुँचा रहा हूँ, तो अगली बार उसका रवैया बदल जाता है। फिर उसे समूह की जिम्मेदारी दे दी जाती है और इस तरह से स्व अनुशासन में रहने के मर्म को बच्चे समझते हैं। एक छोटा सा वाकया मुझे ध्यान आ रहा है, इसी किताब में है। एक बच्चा अपने क्लासरूम के जो ग्लास हैं, जो उसके कांच हैं खिड़कियों में लगे हुए, उसको तोड़ते रहता है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तोड़ देता है, नया कांच फिर लग जाता है, वो बच्चा फिर तोड़ देता है। उसे समझ में, उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो बच्चे, उसके जो सहपाठी हैं, वो सब तालियों से उसका स्वागत करते हैं। एक दिन उस बच्चे को ये पता चलता है कि उसके जो कांच की भरपाई है, वो कांच के टूटने की जो भरपाई है, वो तो उसी के पेरेंट्स से वसूली जा रही है। फिर उसे एहसास होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ और अपने ही कमरे की, अपने विद्यालय की चीज़ को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो इस तरीके से उसको समझ में आता है, वो स्वयं समझता भी है धीरे धीरे, और एक स्थिति ऐसे आती है कि वो बदल जाता है और नुकसान नहीं करता है। उसके एटीट्यूड में, उसके रवैये में परिवर्तन आता है। बच्चों में बढ़ती यौन कुंठाओं का असर उनके संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व पर पड़ता है। यौन कुंठाएं बच्चे को किस तरह से एक विशेष उम्र के बाद प्रभावित करती हैं, इस पर बहुत ही फोकस है समरहिल विद्यालय में। इस विचार पर वो बहुत बात करते हैं, काफ़ी प्रयोग उन्होंने किए हैं। इस बात को लेखक ने बहुत ही मजबूती से उकेरा है और बाल मनोविज्ञान का हवाला भी दिया है। वे कहते हैं बच्चों में यौन कुंठाओं को बढ़ाने का श्रेय भी कहीं न कहीं जाने अनजाने उनके अभिभावकों को ही जाता है।
बढ़ती उम्र में बच्चों के मन में सेक्स के प्रति आकर्षण पनपता है और समाज इसे पाप की संज्ञा देकर बच्चों के मन में हीन भावना और अपराध बोध ठूंस देता है। समरहिल स्कूल में इस तरह की समस्या से जूझ रहे बच्चों के लिए निजी सत्र रखे जाते हैं। इन व्यक्तिगत सत्रों में जो उनके टीचर हैं बच्चों के साथ बैठते हैं शाम को खुले आसमान के तले और 1-to-1 बच्चों के साथ व्यक्तिगत समस्याओं पर खुली चर्चा करते हैं। बच्चे अपने बहुत ही निजी अनुभव अपने शिक्षक के साथ साझा करते हैं, वे अपने अनुभव रखते हैं। कई दफ़े तो स्कूल से जा चुके बच्चे भी उन सत्रों में शामिल होते हैं। वे अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें अपने शिक्षक को बताते हैं। तो शिक्षक से व्यक्तिगत तौर पर निजी सत्र करवाए जाते हैं, अर्थात स्कूल के साथ उन बच्चों का रिश्ता जीवंत है। सह शिक्षण के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को यौन कुंठाओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है, खासकर ऐसे विद्यालय जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ इस तरह के विचार पर काम करने की आवश्यकता लगती है। समरहिल पढ़ते हुए ऐसा लगा कि इस तरह के मुद्दों का आना स्वाभाविक बात है, उनको सहजता से समझ लेना ही समाधान भी है। बहुत जोर दिया जाता है हमारी प्रचलित शिक्षा प्रणाली में भी नैतिक शिक्षा, आचरण, व्यवहार, इन तमाम बातों पर गाहे बगाहे चर्चा होती ही है। उस पर बहुत सारे सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। तो आचरण कैसा हो, इस पर एएस नील लिखते हैं, किसी शिक्षित व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। इन सवालों का जवाब समरहिल के संदर्भ में जैसा दिया गया है वह आम जीवन में भी वैसा ही होता है। कुछ मूल्य दुनिया के किसी भी कोने में एक से ही होते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो कुछ मूल्य बदलने वाले नहीं हैं, वो यहाँ भी ऐसे ही नजर आएंगे और बाहर भी किसी दूसरे देश में भी वो उसी तरह से नजर आते दिखेंगे। अच्छे आचरण का मतलब है दूसरों के बारे में सोचना, उनके बारे में महसूस करना। व्यक्ति को समूह के प्रति सचेत होना चाहिए, खुद को दूसरे की स्थिति में रख पाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अच्छे आचरण में हम जी रहे हैं तो दूसरे को तकलीफ देने की छूट नहीं होगी। ऐसा आचरण किसी को सिखाया नहीं जाता, वह तो अचेतन मन का हिस्सा होता है। वह हमारी प्रवृत्ति पर भी काफ़ी हद तक निर्भर कर रहा होता है। शिष्टाचार सिखाया जा सकता है, उसे चेतन मानस का हिस्सा कहा गया है, परंतु आचरण तो व्यक्ति अपने व्यवहार में और अपने दैनिक जीवन में पढ़ते लिखते जीते हुए बनाता है अपने आचरण को, और उसको गढ़ता जाता है, उसमें जीता चला जाता है। एक बात जो महत्वपूर्ण लगी वह यह कि बच्चों को सिखाने की बड़ों की होड़ सही में सीखने की दिशा में बाधक है। यानी हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ ठुसाते रहना, उन्हें निर्देशों के दायरे में रखना, हमेशा हम उन्हें सिखाने की होड़ में बड़े लगे रहते हैं। इस बात को वो बड़े खूबसूरती के साथ व्यक्त करते हैं। बड़े लोग अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों के स्वच्छंद मानस से खिलवाड़ करते हैं, उसे वह सीखने पर विमर्श करते हैं जो वह सीखना नहीं चाहता। मौजूदा शिक्षा तंत्र में भी रुचिपूर्ण शिक्षण को कम स्थान मिल पाया है। अभी अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति की तो वहाँ पर कुछ कुछ हमें दिखता है, स्वतंत्र शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, इसकी बात होने लगी है। टीएलएम की खूब सारी बातें होने लगी हैं। अब कैसे खेल खेल में सीखना हो, कैसे अच्छा सीखना हो, मनोरंजन के साथ सीखना कैसे जुड़े, और बहुत तरह के इस तरह के प्रयोग अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत होने लगे हैं। सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया है, तो इसी बात को वो ज़्यादा विस्तार से बताते हैं। हमारा अधिकतर सीखना तो प्रायोजित ही होता है। वे ऐसा बोलते हैं कि डिसाइडेड होता है कि हमें क्या सीखना है, कब, किस उम्र में, क्या, सारे एलोस तय हैं, सब कुछ तय है। अभिभावकों के सपने बच्चों के मार्फत झलकते हैं। समरहिल जैसे और भी स्कूल होंगे जो शिक्षा के उद्देश्यों पर लीक से हटकर काम कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे कितने स्कूल हैं? ऐसे स्कूलों की संख्या कम है, जबकि उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। आधुनिक तथाकथित शिक्षा तंत्र के दायरे से मशीनी मानव बनाने वाले स्कूलों के असर से स्वयं को बचा लेने या उस व्यवस्था में जीते हुए उसे तटस्थता के साथ देख पाना, विश्लेषण कर पाना बहुत ही संवेदनशील और पेचीदा काम दिखता है। समरहिल की कहानी इस तरह के झंझावतों से निकलने का मार्ग भले ही न बना पाए, पर कुछ ऊर्जा जरूर देती है। इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि समरहिल में कौन और किस वर्ग के बच्चे हैं। अमूमन बच्चे तो बच्चे होते हैं। उनका सामाजिकरण काफ़ी जिम्मेदार होता है, जिसके आधार पर वह मुक्तता को महसूस करते हैं, समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में समरहिल के कुछ और पन्नों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।